नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। हाई कोर्ट के बाद आज हम एम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे अधिकरण। अधि धी है, अभिकरण भी होता है। एक अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी और अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। और ये अधिकरण शब्द में जब प्रव उपसर्ग जुड़ जाता है वह बनता है प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, तो आप इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अधिकरण शब्द, ये जो चैप्टर है ये 35वां चैप्टर है हाईकोर्ट के बाद ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो अधिकरण क्या है, इसका क्या मामला है, क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 14 क एक नया भाग 14 एक सेकंड रुकिएगा, 12 और 5 अधिकरण जो ये हैं 19 है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ ये गिनती का। अब देखिए यहाँ पर ये होना 14 क चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है 14 क होना चाहिए। यहाँ ये गलती से एक जो आई जैसा बीच में जो बन गया है ना वो एक्स्ट्रा बन गया है, क्योंकि अधिकरण जो है 14 क में है। ठीक है, तो ये अधिकरण 14 क, इसको आप समझ लीजिएगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 14 क नाम से एक संविधान में भाग जोड़ा गया। इस भाग को हम अधिकरण कहते हैं। इस भाग को अधिकरण नाम से जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें अधिकरण क्या होता है ये समझना है। तो इसमें दो अनुच्छेद आते हैं, 323 क और 323 ख। ठीक है, 308 से लेकर के 323 तक में जो है भाग संख्या 14 में सेवाएं हैं। 308 से 314 तक जो हैं सेवाएं हैं भारत के, और इनके अधीन सेवाएं। और लोक सेवा आयोग जो है वो 315 से 323 तक है। भाग संख्या 14 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद 323 क और 323 ख, ये दो अनुच्छेद जो है हमारे संविधान के भाग 14 के बाद 14 क नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, इसमें दो अनुच्छेद हैं, 323 क जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित हैं और 323 ख जो अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण क में है, 323 ख में अन्य मामलों के अधिकरण है। अब हम समझते हैं सबसे पहले 323 क को, यानी प्रशासनिक अधिकरण को। अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा से शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। यानी 323 में ये कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक राज्य की, केंद्र की या स्थानीय निकायों की या सार्वजनिक निगम कोई भी है या अन्य कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, उनमें नियुक्त जो व्यक्ति हैं उनकी भर्ती, उनकी सेवा शर्तें, इसके अलावा उनसे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो प्रशासनिक अधिकरण जो है ये 14 क भाग में 323 का जो अनुच्छेद, इसके तहत ये एक प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि 323 का संसद को यह अधिकार देता है, 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके। यानी कि ये जो मामले हैं, नागरिक न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायिक क्षेत्र से अलग करके 323 का के तहत प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। 323 का ये अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। इसी 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। मतलब केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण, अलग अलग दो अधिकरणों की स्थापना की ताकत मिलती है इस 323 का के तहत। और सरकार ने इसी 323 का अनुकरण करते हुए 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है पारित किया। यह अधिनियम किसी भी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र, कम खर्चीला न्याय प्रदान करने में
न्याय प्रदान करने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब हम समझते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये बना कैट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली व विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और 2 जयपुर व लखनऊ में संचालित हैं। 2 जो खंडपीठ है उसमें एक जयपुर में एक लखनऊ में संचालित है। ये पीठें मुख्य न्यायालयों के अन्य सीटों पर सर्किल बैठकें भी करती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती, सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकरण है कैट जो है, इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन जो पद हैं उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा केंद्र के अधीन नागरिक पदों, सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और सदस्य के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष तथा बाकी सदस्य होते हैं। बहुसदस्यीय निकाय होता है कैट। मूल रूप से कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। बाद में 2006 में संशोधन किया गया प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा उपाध्यक्ष का प्रावधान इसमें से हटा दिया गया। 2006 में उपाध्यक्ष का प्रावधान हटाया। 2006 तक जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी के मेंबर्स उसमें थे। ठीक है, इस प्रकार ये बहुसदस्यीय निकाय है CAT कैट। केंद्रीय प्रशासनिक निकाय को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसलिए कैट में कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है। साथ ही संशोधन अधिनियम द्वारा इसके सदस्यों का स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष कर दिया गया। मतलब ये है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका स्थान भी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होते हैं, क्योंकि कैट भी तो एक तरीके से न्यायिक मामले ही देख रहा है। इसके अतिरिक्त अगर और चीज़ों की मैं बात करूं आपके समक्ष तो ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ संशोधन अधिनियम द्वारा इसके सदस्यों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों समक्ष कर दिया गया। वर्तमान 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 2019 के हिसाब से कैट में अध्यक्ष का एक पद, सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। एक अध्यक्ष और 65 सदस्य होते हैं कैट में। इसके अलावा न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक अध्यक्ष के मामले में और 62 वर्ष की उम्र तक सदस्यों के मामले में जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है, सदस्य 62 वर्ष तक और जो अध्यक्ष होता है वो 65 वर्ष की उम्र तक, या फिर उसका जो है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए। कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसाओं पर होती हैं। कैट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI द्वारा, उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीशों की अध्यक्षता में उनके द्वारा जो CJI के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यरत जजेज होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होती है। मतलब एक विशेष चयन समिति होती है, वो अनुशंसाएं करती है और उन्हीं अनुशंसाओं पर CJI के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश तो हो गए CJI, उनकी सहमति के बाद कैबिनेट जो होती है मंत्रिपरिषद, उसकी नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्त की जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार आगे देखें अगर हम, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908
की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। मतलब ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो होता है, कैट जो होता है, CAT, वो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानूनों की प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, वो इसमें बाध्य नहीं है। मतलब ये 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता उसे बाध्य नहीं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। अभ्यर्थी को केवल 50 रुपये का नाम मात्र शुल्क देना होता है। वादी स्वयं अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही जा सकती है। मान लो कोई अधिकरण है, उसके आदेश के विरुद्ध अगर कोई याचिका जाती है तो केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले 1997 में निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है। हाई कोर्ट पर मतलब ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि अधिकरण से जो चीज़ें हैं वो हाई कोर्ट में जाएगी नहीं, सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार मामले में ऐसा कहा। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक संबंधी उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दे सके। मतलब हाईकोर्ट में जाना जरूरी हो गया है। और ये जो है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार मामले में ऐसा कहा था। नाम मात्र की 50 रुपये के शुल्क के साथ कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। अब हम समझेंगे राज्य प्रशासनिक अधिकरण, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट के बाद हम बात करेंगे SAT सेट की। संबंधित राज्य की विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासनिक अधिकरण नियम जो उन्होंने निकाला 323 के तहत, ठीक, 323 का ही प्रयोग करके संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो निकाला 1985, उसके द्वारा एक तो केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन की शक्ति मिलती है, ठीक है। और जैसे बताया कि 1985 में गठित हुआ केंद्र में, और वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। 15 तो मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में, और 2 जो अन्य हैं वो जयपुर और लखनऊ में, ठीक है। और 2006 से पहले जो है इसमें उपाध्यक्ष का पद भी होता था। उपाध्यक्ष का पद 2006 में हटा दिया कैट में। और 2019 की बात करें, इसमें एक अध्यक्ष और 65 सदस्य होते हैं। उम्र इनकी 62 वर्ष तक या 65 वर्ष तक होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य प्रशासनिक अधिकरण की। तो देखिए 1985 की राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को, और सरकार कर सकती है। 2019 में अगर बात करें तो 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों यानी SAT की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है। MP में, तमिलनाडु में और हिमाचल में समाप्त हो चुके हैं, किंतु हिमाचल प्रदेश ने SAT का पुनर्गठन किया। वहीं अब तमिलनाडु भी ऐसे पुनर्गठन का अनुरोध किया है। पुनः हरियाणा सरकार ने यहाँ SAT की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। दूसरी ओर ओडिशा राज्य ने ओडिशा प्रशासनिक अधिकरणों को भंग करने का प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समान राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र वाले आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा भर्ती मामलों को देखता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। संयुक्त अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों के समान ही अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश पर होती है। अन्य मामलों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 ख
संसद और राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों में न्याय के लिए अधिकरण बनाने के अधिकार देता है। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका को, दोनों को ही। एक तो कर संबंधी मामलों में अन्य मामलों के लिए अधिकरण का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात के लिए। तीसरा औद्योगिक और श्रम के लिए। चौथा भूमि सुधार के लिए। पांचवा नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा के लिए। छठा संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन। सातवां खाद्य सामग्री के लिए। आठवां किराया और किराएदारी अधिकार। अनुच्छेद 323 और 323 क और 323 ख में 3 विभेद हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए, जहां अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जा सकता है, अनुच्छेद 323 ख अन्य मामलों जैसे उपरोक्त वर्णित मामले जो है कार टैक्स फलाना ढीकड़ा पूछड़ा जो भी है, नगर संपत्ति, भूमि सुधार, औद्योगिक श्रम और विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार, संसद राज्य विधायिका के निर्वाचन की बातें, अधिकतम सीमा नगर संपत्ति की और कर, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात, औद्योगिक और श्रम, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, इन सभी के लिए 323 ख के तहत अधिकरण गठित किए जा सकते हैं। 323 क के तहत केवल लोक सेवाओं से संबंधित अधिकरण ही गठित किए जा सकते हैं। 323 क के अनुसार केवल संसद ये अधिकरण का गठन कर सकती हैं, परंतु 323 ख के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकरण का गठन कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। 323 का 323 का ख का अंतर ये। 323 क के अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। 323 क के अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये समझ रहे हैं 323 क के अंतर्गत केंद्र, प्रत्येक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है 323 क के अंतर्गत, तो इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न है ही नहीं। जबकि 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने इन दो अनुच्छेदों के उपरोक्त उपबंधों को जिन्हें असंवैधानिक करार दिया, उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि अब इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। अब हम समझते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की पीठों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, कि टोटल जो पीठ की संख्या है वो 17 खंड पीठें हैं। उसमें से 15 तो मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और 2 जो हैं जयपुर और लखनऊ में संचालित हैं। इस प्रकार वर्तमान में इसकी 17 खंड पीठें हैं। मैं 17 के 17 बता देता हूँ, देखिएगा। प्रधान न्याय पीठ दिल्ली, पीठ का न्यायिक क्षेत्र भी दिल्ली है। दूसरा है प्रयागराज पीठ या इलाहाबाद पीठ, उत्तर प्रदेश इसकी न्यायपीठ का क्षेत्र है। लखनऊ पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़ करके, क्योंकि लखनऊ पीठ जो है वो अलग से यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तीसरा है लखनऊ पीठ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर, और उत्तराखंड जो है लखनऊ पीठ के अंतर्गत आता है। चौथा है कटक पीठ। कटक पीठ है वो ओडिशा में है, और कटक पीठ ओडिशा में, इसके अलावा ओडिशा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसके अंतर्गत। और हैदराबाद पीठ की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है हैदराबाद पीठ के अंतर्गत आते हैं। बेंगलोर पीठ में कर्नाटक आता है। मद्रास पीठ में तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। इसके अलावा एर्नाकुलम पीठ जो है उसमें केरल और लक्षद्वीप आते हैं। बम्बई पीठ में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव, ये सारी बम्बई पीठ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद पीठ जो है उसमें गुजरात आता है। जोधपुर पीठ में राजस्थान, जयपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़ करके इसकी पीठ जोधपुर में भी है। जयपुर पीठ है राजस्थान जो है उसमें जोधपुर के पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर, तो जोधपुर जयपुर में अंतर्गत आते हैं। जयपुर वाले में जोधपुर वालों को छोड़ दो
और जोधपुर वाले में जयपुर वालों को छोड़ दो। चंडीगढ़, चंडीगढ़ पीठ में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आन जाती हैं। इसके अलावा जबलपुर पीठ, जबलपुर पीठ में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ जबलपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पटना पीठ, पटना पीठ में बिहार और झारखंड दोनों ही पटना पीठ के अंतर्गत आते हैं, बिहार और झारखंड, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ है, एमपी से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इनकी पीठ भी साथ में है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, कलकत्ता पीठ में पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये कलकत्ता पीठ के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी पीठ की बात करें तो गुवाहाटी पीठ के अंतर्गत असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम 2 हो गए, और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम ये 3 ये हो गए। देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश 2, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर 3 ये 5, और इसमें नागालैंड और त्रिपुरा ये 2। 7 सिस्टर्स के लिए गुवाहाटी पीठ इसकी है। प्रधान न्यायपीठ दिल्ली में, इलाहाबाद पीठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ वालों को छोड़कर, लखनऊ पीठ इलाहाबाद वालों को छोड़कर, जैसे राजस्थान में भी 2 है, उत्तर प्रदेश में भी 2, उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद पीठ, लखनऊ पीठ, इलाहाबाद वाले में लखनऊ वाला छोड़ दो, लखनऊ वाले में इलाहाबाद वाला छोड़ दो। कटक पीठ में उड़ीसा में है, हैदराबाद पीठ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए है। बेंगलोर पीठ कर्नाटक के लिए, केवल मद्रास पीठ जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी साथ में लेना, तमिलनाडु मद्रास पीठ के अंतर्गत। इसके अलावा एर्नाकुलम पीठ जो है केरल और लक्षद्वीप साथ में लेना है। समझ रहे हैं आप, मैं राज्य और साथ में केंद्र शासित प्रदेश को साथ में गिनूँ तो ऐसा में एक तो मुझे मद्रास पीठ दिखी, तमिलनाडु और पुडुचेरी साथ में। 8वां एर्नाकुलम जो पीठ है केरल और लक्षद्वीप साथ में है, और बम्बई पीठ जो है मद्रास, एर्नाकुलम और बम्बई ये पीठ जो है ऐसी हैं। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ पीठ को भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला साथ में आता है, और एक समय तक तो हिमाचल प्रदेश भी जो है केंद्र शासित प्रदेश ही होता था। तो केरल और लक्षद्वीप ये आते हैं एर्नाकुलम पीठ में। बम्बई पीठ में महाराष्ट्र आता ही है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये आते ही हैं, साथ में गोवा भी आता है। अहमदाबाद पीठ में गुजरात अकेला आता है। जोधपुर पीठ में राजस्थान, जयपुर वाले छोड़कर, जयपुर पीठ में राजस्थान, जोधपुर वाले छोड़कर जयपुर पीठ। इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो वहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश साथ में है, पंजाब भी और चंडीगढ़ भी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तो है ही है। इसमें 2 नए इसमें इस ट्रिब्यूनल में है, वो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले मामले, और हिमाचल प्रदेश वाले भी चंडीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर पीठ एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए हैं। पटना पीठ बिहार और झारखंड दोनों के लिए हैं। कलकत्ता पीठ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी हैं। तो कलकत्ता पीठ जो है 2 राज्यों के लिए, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए। ठीक है, इसके बाद गुवाहाटी पीठ, तो ये असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा इन सब के लिए आती है। 7 सिस्टर्स के लिए गुवाहाटी पीठ है। अब हम बात करते हैं कैट के पीठों के सर्किट सिटिंग्स। इलाहाबाद पीठ सर्किट सिटिंग इसकी होती है, सर्किट सिटिंग इसकी होती है नैनीताल में, इलाहाबाद में। ठीक है, कलकत्ता पीठ जो है इसकी होती है पोर्ट ब्लेयर, गंगटोक में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, गंगटोक में इसकी सर्किट सिटिंग होती है, सीटिंग। मद्रास पीठ में, पुडुचेरी में इसकी सर्किट सीटिंग होती है। गुवाहाटी पीठ में, शिलांग में इसकी राजधानी ईटानगर है। इसके अलावा कोहिमा है, अगरतला है, इम्फाल है, आइजोल है, ये राजधानियाँ हैं जो गुवाहाटी की तरफ इनकी सर्किट सीटिंग होती हैं। ठीक है, इसके पश्चात जबलपुर में इंदौर है, ग्वालियर है, बिलासपुर है, इनमें इनकी सर्किट सीटिंग होती है। बम्बई पीठ में नागपुर है, औरंगाबाद है, पणजी है। पटना पीठ में रांची है। एर्नाकुल पीठ में लक्षद्वीप इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इसमें दोनों अनुच्छेद हैं, 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण और 323 ए न्याय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 323 बी अन्य मामलों के न्यायाधिकरण। इस प्रकार ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि एक मैंने पहले बताया था एल चंद्र नाम था इसका, कुछ मैं भूल रहा हूँ, बनाम भारत संघवाद 1997 में 323 क के तहत उपवाक्य 2 घ को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, और 75वें संविधान संशोधन नियम 1993 द्वारा जोड़ा गया था।
एक पॉइंट और को, और इसके अलावा 1997 में 323 ख के उपवाक्य 2 घ और अनुच्छेद 323 ख के उपवाक्य 3 घ को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये समाप्त होता। अब हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन आने वाले वीडियो में इसको हम कवर करेंगे।